तो कैसे हो आप सब। मेरे स्टेनो क्लास में आपका स्वागत है। डिक्टेशन सेशन चल रहा है। काफ़ी वीडियो आने वाली हैं डिक्टेशन की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को अभी क्या है कि स्टेनो तो सीख ली है और डिक्टेशन की ज़रूरत है। तो 1000 शब्दों के ज़्यादातर मैं वीडियो डालूंगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाथ चला सके। ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाथ चलाने से क्या होगा कि हाथों में जो दर्द होने वाला जो पॉइंट है ना, वो थोड़ा ख़त्म होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने से ना हाथों में दर्द होने लगता है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये दर्द का गायब होगा हाथों से। तो 1000 के बाद 2000 शब्दों की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। हालांकि जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो 1000 शब्दों का ही होगा, मगर 2-2 हज़ार की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो क्या होगा कि हाथ में दर्द जो वाली जो बात है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 1000 शब्द हैं फिलहाल, ठीक है। रात के अभी 3 बज रहे हैं। आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करा करो। जितने ज़्यादा स्टूडेंटों को पहुँचाओगे, मुझे भी पता है कि उन स्टूडेंटों का भला होगा, साथ में मेरा ही भला होगा। मोनेटाइजेशन के चक्कर में नहीं कह रहा हूँ, मगर ये है कि बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। हर क्षेत्र में पहुंचा दो, जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट। देखो क्या कि इतने पहले मैंने जब ये बनाया था चैनल, तो मैंने सोचा था अपने जो मेरठ के स्टूडेंट होंगे ना, हाँ, क्योंकि मैंने मेरठ में स्टडी कराई थी स्टेनो की। तो उसके बाद मैं यहाँ से फिर गाजियाबाद आ गया। गाजियाबाद कोर्ट में एडवोकेट हूँ। टाइम नहीं मिल पाता है, रात का टाइम मिलता है। तो मैंने सोचा था कि स्टूडेंट वहाँ के डिमांड करने लगे थे कि दोबारा से सर कुछ करिए ऐसा जरिए जिससे कि आपका हम कोर्स दोबारा से सीख सकें। तो मैंने सोचा ऑनलाइन पढ़ाते हैं भाई, उनके लिए कोर्स डाला था। मगर क्या है कि जैसे इस चैनल का हाइप बड़ा है, लोग मुझसे जुड़े हैं। अभी लगभग 1000 के करीब सब्सक्राइबर होने वाले हैं मेरे चैनल पर। मगर वो जो 1000 जो लोग हैं ना, वो अलग अलग क्षेत्र से हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब इसका दायरा और बढ़ जाए, मेरिट स्टेनो का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। हिंदी स्टेनो है, आसान चीज़ है। हिंदी सीखे हुए हो यार, हिंदी हिंदी से ही करो तो ज़्यादा बेटर है। मेरा तो मानना ये है, हिंदी स्टेनो से ही करो। इंग्लिश स्टेनो ये मत सोचो कि टाइपिंग आती है आपको, इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो इंग्लिश ही सीखनी है। भैया इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं है, आपको खुद लगता है यार कि मैं नहीं कर पाऊंगा इंग्लिश में, क्योंकि देखो बच्चों क्या है कि ये एक सांकेतिक भाषा। आपको सिर्फ एक आपको क्लू दे दिया, आपको सिर्फ बोल दिया, क्योंकि आप तो कोडिंग में लिख लोगे, बाद में उसे ट्रांसलेट भी करना। अगर आपकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ नहीं है तो नहीं कर पाओगे। नामुमकिन है स्किल टेस्ट निकालना, भूल जाओ, स्टेनो को छोड़ दो, सब कुछ खत्म कर दो। हिंदी में ये फायदा होता है कि थोड़ा सा आप आइडिया पे चलकर लगा सकते हैं दिमाग की, हाँ यार यार यहाँ पे ये हो सकता है। क्योंकि हिंदी हम यार शुरू से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से समझ रहे हैं, हर चीज़ हमने बच शुरू से सीखी है हिंदी। तो इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा है, सीखो। और जॉब बराबर मिलनी है, ऐसा नहीं कि सैलरी उसमें कम मिलेगी, इसमें ज़्यादा मिलेगी, या इसमें सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, इसमें नहीं। बराबर पोस्ट निकलनी है, आपके सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने सिलेक्शन पाना। अच्छा ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ बच्चों दोस्तों सब समझो, मेरे जितने व्यूअर्स हैं, कि जिसके पास ये वीडियो जाती है उसका एक फ़र्ज बनता है कि अपने स्टडी वाले जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर करो। चाहे वो स्टडी वाले जनरल नॉलेज के हों, या एसएससी की तैयारी करने वाले हों, या आईएएस पीसीएस वाले भी हों, उन्हें भी भेज दो। भैया आज की डेट में ना कंडीशन ये बन रही है देश में, बेरोजगारी का आलम ये है कि एलएलबी, पीएचडी और तुम्हारे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी आजकल एक सरकारी जॉब के चक्कर में पड़े हुए हैं। और ये तो एक अच्छे लेवल की जॉब मिलती भी है, इसमें तो अच्छे अधिकारी के अंडर में स्टेनो मिल जाए, इनकम टैक्स विभाग में मिल जाए स्टेनो की, पोस्ट ऑफिस में मिल जाए स्टेनो की, न्यायालय में मिल जाए जज के अंडर में स्टेनो की, तो बहुत अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी है और ऊपर की कमाई भी अच्छी है। ये तो खैर नहीं मैं कह सकता हूँ। कुछ है अपने स्टूडेंट, अपने जो साथ वालों के हुए हैं सिलेक्शन न्यायालय में, तो बहुत काफ़ी कमाई हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयर करोगे तो उन बच्चों के पास भी पहुँच जाएगी जिनका रुझान नहीं था स्टेनो, क्योंकि स्टेनो उनका टीचर नहीं था उनके पास कोई अच्छा टीचर, या कैसे टीचर तो देखो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, मुझसे ही बेटर है। मैं क्या हूँ, मैं तो बच्चा ही हूँ। मैं तो अभी क्या उम्र है मेरी, 28-29 साल उम्र है। क्या क्या सिखा सकता हूँ मैं आपको। बस थोड़ा सा ये है कि मैंने अपनी एज में काफ़ी अलग अलग फील्ड का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, तो मुझे भी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मेरा बस पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा एक फ्रैंकली तौर पर होता है। उस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ कि लोगों को, स्टूडेंटों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर स्टेनो टीचर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उन ग्रुपों में आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। मोनेटाइजेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ उन बच्चों के पास ये स्टडी का पहुँच जाए। अगर स्टेनो से जरिए अगर एक भी सिलेक्शन होगा ना, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी। अगर एक भी सिलेक्शन होगा, मेरठ के स्टूडेंटों की कईयों की हो चुकी है, दिल्ली में हो चुकी है, जो मेरे स्टूडेंट थे उनकी हो चुकी है कईयों की। मगर
ऑनलाइन अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, उसके ज़रिए अगर होगी, क्योंकि ये मेरा नया स्टार्टअप है, कोई नया चैनल है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, मैंने पुराना पहले से मैं ऑनलाइन, ये तो मेरा एक ज़रिया था कि हाँ, कि स्टूडेंटों को पढ़ा दूँगा। अगर ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं और उनमें से अगर किसी एक का भी सिलेक्शन हुआ ना, तो वाक़ई में मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि यार मैंने एक सिलेक्शन दिया था, कहाँ पर? सिर्फ़ ऑनलाइन पढ़ाकर, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था। और एक गरीब अमीर मायने नहीं रखता, कोई भी एक छात्र, बस एक छात्र करके दिखा दो सिलेक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वो मुझे मैसेज करे उस दिन, आने वाले एक हफ्ते तक मेरे व्हाट्सएप स्टेटस और यूट्यूब स्टेटस हर जगह मेरे उस बच्चे की मैं फ़ोटो लगा के रखूँगा स्टेटस पे कि ये स्टूडेंट भर्ती मार गया स्टेनो की, चाहे वो एसएससी स्टेनो या सीआरपीएफ या सीआईएसएफ स्टेनो। स्टेनो की वैकेंसी निकलती रहती है, ये मत सोचना कि एक या दो वैकेंसी या 10 वैकेंसी है। अब लोग कम करते हैं इसे, बहुत कम लोग, कम करना सिर्फ स्टेनो को सीखना या स्टार्ट करना नहीं होता, मायने मायने रखता है उसमें परफेक्ट होना। जिसकी 2-2 हज़ार की स्टेनो की स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस करके बैठा होगा ना और वो सही करता होगा, वो जाके निकाल पाता है। तो इसलिए 2-2 हज़ार वर्डों की भी डिक्टेशन दूंगा और 100 की स्पीड पर दूंगा, हालांकि कुछ कम भी दूंगा, मगर जो बच्चे तैयार हो चुके हैं उनके लिए तो बहुत बेटर रहेगा ये चैनल, काफ़ी ज़्यादा आपको। चलिए टाइम बर्बाद ना करते हैं, 1,000 वर्ड की डिक्टेशन देनी है, ठीक है? रात के 3 बज रहे हैं और मुझे भी फिर सोना है इस डिक्टेशन के बाद। चलिए स्टार्ट करिए। इसलिए मैं समझता और सुझाव को दोहराना चाहता हूं कि राज्य को इस संबंध में निर्देश दिया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत केंद्र इन राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वह अपने साधनों के विशेष परिस्थिति में कर्जा दिया जा सके, लेकिन कर्जा लेकर अपना काम चलाना यह उनका स्वभाव नहीं बनना चाहिए। अपवाद रूप में कर्जा लेकर वह किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हो तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि देश में सादगी और संपत्ति को उठाने के बजाय उसे उत्पादक कार्यों में लगाने का वातावरण बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता वित्त मंत्री महोदय इससे कहाँ तक सहमत होंगे, लेकिन आज देश में समाजवाद की चर्चा बहुत अधिक है। लोगों का समाजवाद की ओर देखने का दृष्टिकोण विकृत हो गया है। लोग हमें क्या मिलता है इस ओर ध्यान ज़्यादा देते हैं, हमें कितना खर्च करते हैं इस ओर ध्यान नहीं देते। समाजवाद बिना संपत्ति की वृद्धि किए हुए और बिना उसके समान वितरण के नहीं आ सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। सभापति महोदय, खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़े बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किए गए हैं जिनकी बहुत आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उससे बड़ी सफलता भी मिली है, लेकिन जहां बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए हैं वहां छोटे छोटे उद्योग धंधों की, विशेष रूप से उन उद्योग धंधों की ओर जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे, बड़ी उपेक्षा हुई। बहुत से उद्योग धंधे अपने पुराने ढंग से चले आ रहे हैं, उनमें कोई नया परिवर्तन
नहीं लाया जा सकता है, उनका कोई विकास नहीं हो सकता। देश की स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन से नए उद्योग धंधे खड़े किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया। खादी और ग्रामोद्योग स्थापित किया गया और उसमें खादी और कुछ ग्रामीण उद्योग धंधों को लिया, लेकिन उसकी ओर कुछ सीमाएं हैं। बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति अपनाई गई कि उनके काम में बाधा पैदा हुई और उनमें बहुत से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ कि एक तरफ से हमने दिखाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की समस्या बढ़ती गई। आज यह समस्या एक भीषण रूप में हमारे सामने आई है। यदि हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को विशेष रूप से हमारे सामने संबंधित उद्योग धंधों को बड़े बड़े शहरों में नहीं, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं, तो इसका दुष्परिणाम होगा। एक तो उद्योग का केंद्रीकरण होगा, दूसरा शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी, जिससे अनेक जटिल समस्या पैदा होंगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जीवन से संबंधित सामग्री तैयार करते हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि उनमें से बहुत से उद्योग धंधे समाप्त हो रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसे उद्योग धंधों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करे। इस प्रयत्न के लिए हम इस मौके पर सरकार का समर्पण देशभक्ति की भावना से करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूँ कि बहुत से जो हमारे भाई हैं, उनकी ओर से शिकायत आई है और यहाँ बातचीत चलती रहती है कि हम अपने इलाके में सफाई बंद कर देंगे, परंतु यह विषय स्वच्छता से शासन संस्था के सहयोग से नहीं हो पा रहा है, जैसा कि हमें आशा है। और मैं समझती हूँ कि राजनीतिक दल स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं, क्योंकि यह मानवता के लिए बहुत आवश्यक है और इसमें राजनीति का कोई अंग नहीं आना चाहिए। ऐसी आशा है। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्य की जो समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन कोई ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करे जिससे नगर निगम का यदि कोई काम हो तो उस विषय में हमारा नगर निगम ने सहयोगपूर्ण वातावरण पैदा हो, मगर इस वातावरण में राजनीति ना आने पाए। हमारे सामने एक उद्देश्य हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। हमने पार्टी की कोई प्रश्न नहीं है।
दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनाथ बच्चों के लिए जो इस बजट में प्रावधान किया गया है, उसके लिए केंद्र बनाए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन केंद्रों के साथ-साथ बेसहारा महिलाओं के लिए, जो कि समाज में तिरस्कृत हैं, ऐसी महिलाओं के लिए जगह-जगह इस प्रकार के केंद्र खुलने चाहिए, जहां उन्हें रोजगार सिखाया जाए और साथ ही साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की तरफ भी प्रयत्न किए जाएं। इस विषय में मेरा एक सुझाव है कि जो बच्चे अनाथ हैं, जो बेसहारा महिला हैं, उनकी तरफ हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। जो अनाथ बच्चे हैं, जो समाज से तिरस्कृत हैं, उनको अवहेलना की दृष्टि से ना देखा जाए और उनके लिए केंद्र बनाए जाएं और उन केंद्रों में वह अधिकारी रखे जाएं जिनको संरक्षण में वह कार्य सिखा पढ़ा लिखें। यदि इसमें बाहर के सदस्य हों तो वे ऐसा होना चाहिए जिनका जीवन सरकारी सेवा में ही बीता हो। ऐसे योग्य लोगों से सहायता लीजिए। यदि इसमें असामाजिक तत्व घुस गए तो फिर हमारा पैसा खर्च हो जाएगा और जो नीति हमने बनाई है वह असफल हो जाएगी, जिसका परिणाम यह होगा कि हम उस नीति के रूप में परिणित नहीं कर सकेंगे। इस बात पर कोई मतभेद नहीं है। विराम। 1000 शब्दों की ये डिक्टेशन हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों। जहाँ जहाँ स्टेनो पहुँचा सकते हो वहाँ स्टेनो पहुँचाओ। देश के हर कोने में पहुँचा दो जितना हो सके और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सको। टेक केयर। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।